Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए साइंस की 7th क्लास का हम लोग आज 3rd चैप्टर यहाँ पर करेंगे, देखिए जिसका नाम है ऊष्मा। इससे पहले 7th क्लास के 1st और 2nd चैप्टर मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ, दोनों एक ही साथ कराए मैंने, जहाँ पर हमने देखा था पौधों में पोषण किस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अलावा प्राणियों में जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा, पाचन तंत्र किस तरीके से मुख गुहिका से स्टार्ट होकर के गुदा पर प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब हम करने वाले हैं देखिए यहाँ पर ऊष्मा, ठीक है। 3rd चैप्टर है ये ऊष्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि देखिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है या फिर विकिरण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो वो चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए लास्ट तक चैप्टर को देखिएगा, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है देखिए वो उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी गई हैं। फालतू की कोई भी चीज़ आप लोगों को इन क्लासेस में नहीं कराई जाएगी, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप लोगों को यहाँ पर कराई जा रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। तो देखिए जब भी हम किसी गर्मी की जांच करते हैं, उष्णता की जांच करते हैं, तो वो विश्वसनीय कब कही जाएगी, जब हम क्या करते हैं उसकी ताप से माप की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या फिर थर्मामीटर कहा जाता है, ठीक है। जब भी हम लोगों का टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, फीवर होता है, तो क्या करते हैं हम लोग तापमापी का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तापमापन किसको कहा जाता है। तो देखिए तापमापन क्या होता है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जिस तापमापी से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं वो कहा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में क्या होती है, एक कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। देखिए वो धारी हम लोगों को बताती है कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल दिया जाता है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर मापते हैं, जो मापक्रम हम लोगों को दिया जाता है वो किस में, वो सेल्सियस में हम लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो देखिए बात करें अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की तो वो कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो हम लोगों का सामान्य टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें प्रयोगशाला तापमापी की तो यहाँ पर जो परिसर होता है वो कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। तो देखिए जब ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है तो इसे ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है कि कोई भी ऊष्मा जब गर्म वस्तु से कौन सी ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। अब देखिए ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उसकी 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो देखिए 3 विधियाँ हैं, वो 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट आती है चालन, ठीक है, सेकंड आता है संवहन और थर्ड आता है विकिरण। तो देखिए यहाँ से कथन के थ्रू आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब प्रैक्टिस में आप लोगों को क्वेश्चन की कराऊंगी तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में आया है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पहली विधि कौन सी है, तो वो है चालन। चालन विधि किसको कहा जाता है, तो देखिए वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। तो देखिए जब भी जो ऊष्मा का प्रक्रम है वो कहाँ से, वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है उसको कहा जाता है चालन। ठोसों में
ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है। देखिए, अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन प्रक्रम के द्वारा ही होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? चालन प्रक्रम के द्वारा ही संपन्न होता है। अब देखिए, यहाँ पर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? देखिए, फर्स्ट होता है चालक और दूसरा होता है कुचालक। ठीक है, जब ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो देखिए, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। तो देखिए, जहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है, जहाँ से ऊष्मा जो है वो अपने आप को आसानी से जाने देती है, उसको ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, धातु के चालक होते हैं, धातु के कुचालक होते हैं। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो चालक वही कहे जाते हैं जहाँ से ऊष्मा आसानी से होकर के जाती है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की, तो जो लोहा होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये क्या होते हैं? ये चालक कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आता है कुचालक। कुचालक कौन से पदार्थ होते हैं? तो देखिए, कुचालक किनको कहा जाता है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। तो देखिए, जहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है उनको हम कहते हैं कुचालक। कुचालक में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं? तो देखिए, प्लास्टिक और लकड़ी जो है ये क्या हैं? ये कुचालक होते हैं। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। ठीक है, कुचालकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बात हो गई चालक और कुचालक की। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है संवहन। संवहन किसको कहा जाता है? तो देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधि हैं। चालन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या है? संवहन। देखिए, चालन के 2 पार्ट थे, चालक और कुचालक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है संवहन। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल जो है वो ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारा जो जल है वो गर्म नहीं हो जाता। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग पानी गर्म करते हैं, गैस पे अगर हम लोग पानी गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा तली का जो पानी है वो जल्दी गर्म होता है। ठीक है, अभी जो ऊपर का ठंडा पानी है ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के स्थान लेते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ये पूरा पानी है वो क्या होता है? गर्म होता है। इसी तरीके से देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग बकेट में क्या लगाते हैं? रॉड लगाते हैं, रॉड से पानी गर्म करते हैं। तो जहाँ पर रॉड होती है, ठीक है, जहाँ पर रॉड होती है तो ये पानी जल्दी गर्म होता है और इसके आसपास का जो पानी है वो हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो गर्म जल होता है, देखिए जो ज्वाला के पास, ये ज्वाला है आपकी गर्म, ठीक है, ज्वाला के पास का जो जल है वो जल्दी गर्म होता है और ये गर्म होकर के क्या होता है? जो ठंडा जल होता है उसके आसपास उसका स्थान लेता है और ठंडा जल जो है वो गर्म जगह का स्थान लेता है। इसी तरीके से प्रक्रिया जो होती है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि जो ये पूरा पानी है वो गर्म नहीं हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, किसी तरल पदार्थ, चाहे वो गैस हो, द्रव हो या फिर प्लाज्मा हो, में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। तो देखिए, अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा सारे ही अणु जो हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पास स्थानांतरित होते रहते हैं, ऊष्मा का लेन देन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाई जाती है? संवहन कहलाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे ईजी एग्जाम्पल है किस चीज़ को? जल को गर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है विकिरण। ठीक है, थर्ड प्रोसेस कौन सा होता है ऊष्मा के स्थानांतरण का? विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम बोलते हैं विकिरण। ठीक है, तो देखिए, एक जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है विकिरण। जो सूर्य का प्रकाश हम लोगों को मिलता है वो इसी वजह से मिलता है। ठीक है, तो देखिए, सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुँचती है वो विकिरण प्रक्रम के द्वारा ही हम लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ना वायु की ना ही जल की आवश्यकता होती है, उसको कहा जाता है विकिरण। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग जो होता है वो परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण ही वस्तु का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है, हम लोग विंटर्स में कपड़े पहनते हैं। ठीक है, विंटर्स में पहनते हैं, समर में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उनके वस्त्र से रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है। तो देखिए, गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? देखिए, ये अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं।
हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े जो है वो अधिक आरामदेह लगते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर आप लोगों को चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि जो किरणें हैं वो परागत होती हैं, अवशोषित होती हैं। इसकी वजह से ही जो समर और विंटर्स में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उसके रंग पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गहरे रंग के कपड़े हम लोगों को सर्दियों में अच्छे लगते हैं। ठीक है, और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो हम लोगों को किसमें, गर्मियों में आरामदायक लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में विकृत होने से रोकती है, इसलिए हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। तो देखिए जो ऊन होती है ये क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है, कुचालक होती है। इसी वजह से क्या होता है कि ये हमें क्या होती है, ऊष्मा का अनुभव कराती है, क्योंकि ये ठंडे परिवेश में विकृत होने से इसको रोकती है। ठीक है, तो जो वायु होती है यहाँ पर वो क्या कर रही है, हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में विकृत होने से रोकती है। ये क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, जिससे हम लोगों को क्या होता है, ऊष्मा का अनुभव होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम ऊन को सर्दियों में पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, देखिए ये समरी है आप लोगों की, चैप्टर के एंड में समरी दी गई थी कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो देखिए ये ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। जो नई आप लोगों के NCERT आई है वहाँ पर हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को समरी दी गई है। किसी भी वस्तु की देखिए उष्णता जो होती है, उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर ही विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है, क्योंकि देखिए जब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल स्पर्श के द्वारा हम लोग अपने हाथ को टच करके देखते हैं कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है। तो देखिए वहाँ पर क्या है कि ये ऊष्मा जो उष्णता होती है, गर्मी की पहचान हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसकी जो विश्वसनीयता है वो कब हम लोगों को पता चलती है, जब हम लोग किसी तापमापी के द्वारा ताप मापते हैं। ठीक है, तो देखिए ताप मापी जो होती है वह युक्ति होती है जिसमें ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अन्य प्रयोजन के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखिए जो मानव शरीर है उसका जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, और ये प्रक्रम कौन से हैं, तो देखिए पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। इसके अलावा जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण है वो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए बात करें अगर हम लोग ठोसों की, तो ठोसों में किस चीज़ के चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों और गैसों की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है और विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहा जाता है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को करा रही हूँ, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट के थ्रू आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम सर्दियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो देखिए जितनी भी समरी इस चैप्टर की थी वो भी मैंने आप लोगों को करा दी है। और देखिए जो क्वेश्चंस हैं, बस जैसे ही आप लोगों के देखिए NCERT के नोट्स कंप्लीट होते हैं वैसे ही मैं आप लोगों की जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करा दूंगी। और अगर टाइम लगता है तो देखिए साथ में ही मैं आप लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दूंगी। जितने भी क्वेश्चन देखिए अभी 7th क्लास के आप लोगों के 13 चैप्टर यहाँ पर हैं, जिसमें से आप लोगों के मैं 3 चैप्टर करा चुकी हूँ। 2 से 3 चैप्टर हम लोग हर एक क्लास में करेंगे, जिससे आप लोगों के जो नोट्स हैं वो जल्द से कवर हों और साथ ही हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर आप लोगों की कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई हों।
अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।